हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी होम साइंस आर्ट्स का जो सब्जेक्ट होता है होम साइंस 12th क्लास का 2010 का सॉल्व क्वेश्चन आंसर इसमें मैं करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो आप कोई भी बोर्ड के हो, अगर एनसीईआरटी बुक फॉलो कर सकते हो तो ये वीडियो आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो आपको पता ही होगा प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन होते हैं कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, क्योंकि वही सब रिपीट होते रहता है ना। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, कठोर साबुन क्या होता है? व्हाट इज हार्ड सोप? इसका आंसर होगा कठोर साबुन वसा और क्षार से बना होता है। इसमें सोडियम, सिलिकेट, मंड, नमक और कुछ रेसिन होते हैं। यह पर्याप्त भाग नहीं देता है। ठीक है, कठोर साबुन क्या होता है? कठोर साबुन जो है वसा और क्षार से बना होता है। इसमें सोडियम, सिलिकेट, मंड, नमक और कुछ रेसिन होते हैं और ये पर्याप्त भाग नहीं देता है। ठीक है, तो देखो ये दिमाग खा गया है, फिर भी ये आपका काम का है, मुझे लगा कि कुछ स्टूडेंट के काम आ सकता है, इसलिए मैंने ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, देखो तौलिया धोने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? तौलिया धोने के लिए अपमार्जक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं? अपमार्जक का। ये गंदगी शीघ्र हटा देता है ना। थर्ड क्वेश्चन दिमाग खा गया। अब देखो चौथा प्रश्न है, वक्र रेखाएं क्या होती है? वक्र रेखाएं क्या होती है? वाटर कर्व लाइंस। ये घुमावदार तथा गोलाई वाली रेखाएं होती है। इनका प्रयोग परिधान को कोमलता, सौम्यता तथा नारीत्व का भाव देता है। पिछले क्वेश्चन जो मैंने देखो, लेडीज सूट जो है हमेशा ऐसे बनता है ना, तो इसी को बोलते हैं वक्र रेखा। कर्व लाइन जो होते हैं ये घुमावदार, ऐसे घुमावदार है तथा गोलाई वाली रेखाएं होती है और इनका इस्तेमाल जो है परिधान को यानी कपड़ों को कोमलता, सौम्यता तथा नारीत्व का भाव देता है। अब देखो पांचवा प्रश्न है, आमचूर और बिस्कुटों पर मानक चिन्हों के नाम बताइए। आमचूर पे और बिस्कुट पे कौन सा मानक चिन्ह होता है ये बताने बोला है। नेम द स्टैंडर्डाइजेशन मार्क ऑन मैंगो पाउडर मीन्स आमचूर एंड बिस्किट्स। मैंगो पाउडर आमचूर में क्या होता है? एग मार्क। ठीक है, और बिस्किट्स में क्या होता है? ISI। याद रखिएगा, बिस्किट में ISI का मार्क होता है और आमचूर यानी मैंगो पाउडर में एग मार्क होता है। अब देखो छठा प्रश्न है 6 नंबर, बजट की परिभाषा दीजिए। राइट द डेफिनेशन ऑफ बजट। बजट क्या होता है? बजट घरेलू आय और व्यय यानी घरेलू जो इनकम है और खर्च है उसको एक निश्चित अवधि के लिए लिखित विवरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। बजट में क्या होता है? घरेलू खर्च को और इनकम को, आय व्यय को एक निश्चित अवधि के लिए लिखित विवरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये विवरण वस्तु पर खर्च तथा परिवार द्वारा आवश्यक सामग्री का प्रस्तुत करता है। ठीक है, कि वस्तुओं पे कितना खर्च हुआ है और परिवार द्वारा जो जरूरी सामान है उसको प्रस्तुत करता है बजट। अब देखो सातवां प्रश्न है, स्वास्थ्यकर भोज्य सामग्री खरीदने से आपका क्या तात्पर्य है? What do you mean by purchase of hygienic foods? हाइजीनिक फूड खरीदने से क्या मतलब है? स्वास्थ्य भोज्य से हमारा तात्पर्य ऐसे भोज्य पदार्थ है जिसमें स्वास्थ्य प्रदान करने वाले सभी तत्व हो। स्वास्थ्यकर भोजन का, भोज्य सामग्री का सीधा साधा अर्थ यह है कि जिसको हम लोग खाकर बीमार ना पड़े, है ना, और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो स्वास्थ्यकर भोजन से हमारा तात्पर्य है, भोज्य से हमारा तात्पर्य है ऐसे भोज्य पदार्थ जिसमें स्वास्थ्य प्रदान करने वाले सभी तत्व हो। स्वास्थ्य प्रदान करने वाले कौन से तत्व होते हैं? किससे स्वास्थ्य प्रदान होता है? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, लवण, खनिज, विटामिन आदि सभी तत्व इसमें होना चाहिए मौजूद। ठीक है, सभी तत्व मौजूद होना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए। एक गृहिणी जो हाउसवाइफ होती है, एक गृहिणी को स्वास्थ्यकर भोजन खरीदते समय इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, क्या ध्यान देना चाहिए? कि इसमें विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लवण सब होना चाहिए, जो स्वास्थ्यवर्धक पदार्थ होते हैं वो सब होना चाहिए, है ना। साथ ही मौसम के अनुसार भी स्वास्थ्यकर भोजन की खरीदारी करनी चाहिए ताकि परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य ठीक बना रहे। मान लो गर्मी के समय में हम लोग आइसक्रीम खाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ठंडा में आइसक्रीम खाएंगे तो क्या होगा? तबीयत खराब हो जाएगा। तो इसलिए मौसम के हिसाब से भी स्वास्थ्यकर भोजन की खरीदारी करनी चाहिए। अब देखो आठवां प्रश्न है, विनियोग की परिभाषा दीजिए। डिफाइन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है बताइए? आय का वह भाग जो हम प्रति माह यानी हर महीने या प्रति वर्ष यानी हर साल आय में से बचाकर किसी ऐसी सुव्यवस्थित योजना में लगाते हैं जिससे हमें आने वाले समय में कुछ ना कुछ लाभ मिलता है। विनियोग या निवेश इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ठीक है, तो देखो सरल भाषा में बताती हूँ कि विनियोग जो है वो क्या है? हम लोग जो अपना इनकम से, एक व्यक्ति अपना आय से हर महीना या फिर हर साल जो कुछ बचा कर कुछ योजना में लगा देता है, ऐसी सुव्यवस्थित अच्छी व्यवस्थित योजना में लगा देता है जिससे आने वाले समय में कुछ ना कुछ लाभ मिलता रहे,
तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, निवेश या विनियोग या इंग्लिश में इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, ISI का मानचिन्ह देने वाले ब्यूरो का नाम लिखे तथा यह किन किन चीजों पर दिया जाता है। ISI मानचिन्ह देने वाले ब्यूरो का नाम है इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ये ही ISI का मानचिन्ह देती है। ISI मानचिन्ह देने वाले ब्यूरो का नाम क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये किसे दिया जाता है, किन किन चीजों पर ये ISI का मानचिन्ह दिया जाता है, वनस्पति, सीमेंट, LPG स्टोव, प्रेशर कुकर, बिजली के उपकरण आदि, इन सब चीजों में ISI का मानचिन्ह दिया जाता है। इस संस्था का कार्य, यानी कौन सी संस्था, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इस संस्था का कार्य कारखानों में बनने वाले पदार्थों एवं उपकरणों के लिए नियमित गुणवत्ता प्रदान करना होता है। अब देखो 10 नंबर प्रश्न है, 10th नंबर क्वेश्चन है, ज्वर किसे कहते हैं, व्हाट इज फीवर। फीवर क्या है, ज्वर उसे कहते हैं जब एक व्यक्ति के शरीर का तापमान 98.4 डिग्री F से अधिक हो जाए। ठीक है, कितना से ज्यादा होगा अगर तापमान शरीर का, तो बुखार होता है, फीवर होता है 98.4 डिग्री F। ठीक है, तो ज्वर का मुख्य कारण संक्रामक रोग तथा कुपोषण ही होता है। ज्वर का मुख्य कारण क्या होता है, संक्रामक रोग या फिर कुपोषण। ज्वर जो है, बुखार, फीवर जिसे कहते हैं, ये 3 प्रकार का होता है। पहला तो है अल्पकालीन ज्वर, दूसरा है दीर्घकालीन ज्वर और तीसरा है अंतरकालीन ज्वर। अल्पकालीन ज्वर, ये ज्वर कम समय के लिए परंतु तेज होता है। अल्पकालीन ज्वर जो है, फीवर, ये कम समय के लिए होता है लेकिन बहुत ही तेज होता है। तेज होता है इससे तात्पर्य है कि बॉडी का टेम्परेचर इसमें ज्यादा होता है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा, खसरा, निमोनिया, गलशोध, सामान्य सराय आदि, ये सब अल्पकालीन ज्वर के कुछ उदाहरण है। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ फीवर है, दूसरा प्रकार का ज्वर है दीर्घकालीन ज्वर। इस ज्वर में ये जो ज्वर है ये लंबे समय तक चलता है और तापमान अधिक नहीं होता है। दीर्घकालीन ज्वर जो है वो लंबे समय तक चलता है लेकिन शरीर का तापमान इसमें अधिक नहीं होता है। तीसरा है अंतरकालीन ज्वर, यह ज्वर अंतराल पर चढ़ता है, जैसे मलेरिया, टाइफाइड आदि। मलेरिया, टाइफाइड में क्या होता है, जो ज्वर चढ़ता है वो अंतराल पर यानी गैप करके होता है, थोड़ा देर चढ़ेगा फिर उतरेगा, फिर चढ़ेगा उतरेगा, इसी बोलते हैं अंतरकालीन, है ना, अंतराल पर चढ़ता है। 11th नंबर क्वेश्चन है, 11वां प्रश्न है, स्वास्थ्य के लिए शुद्ध जल का क्या महत्व है। हमारे हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए शुद्ध जल, प्योर वाटर का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, ये पूछा है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्योर वाटर फॉर द हेल्थ, हेल्थ के लिए प्योर वाटर का क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो, प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर को भली भांति चलाने के लिए काफी मात्रा में जल पीता है ना। पीने वाला पानी स्वच्छ व साफ और ढका हुआ होना चाहिए ताकि कोई भी संक्रामक रोग ना फैल सके, क्योंकि गंदा और संक्रमित पानी से हैजा, पेचिस, गैस्ट्रो, टाइफाइड आदि जैसे रोगों को हम लोग निमंत्रण देते हैं। ठीक है, इन सब रोगों का कारण होता है गंदा पानी। तो स्वास्थ्य के लिए शुद्ध जल का बहुत ही महत्व है। हर इंसान अपने आप को, अपने शरीर को चलाने के लिए, ऊर्जा पाने के लिए पानी पीते रहता है। दिन भर में हम लोग कितनी बार पानी पी जाते हैं, कम से कम भी, जो कम भी पीता है वो भी कम से कम 1.5-2 लीटर तो पी जाता है। अच्छा से जो पीता है 3-4 लीटर तक पानी पीता है ना। तो पीने का पानी हमेशा साफ होना चाहिए, ढका हुआ होना चाहिए, ताकि कोई भी संक्रामक इन्फेक्शन वाले जो रोग होते हैं, डिसीज होते हैं, वो नहीं फैले। क्योंकि गंदा पानी जो है वो, और गंदा पानी या संक्रमित पानी जो है, इन्फेक्टेड वाटर से हैजा होता है, कोलेरा, पेचिस, गैस्ट्रो, टाइफाइड, ये सब रोग इस कारण से गंदे पानी के इस्तेमाल से होता है। 12th नंबर क्वेश्चन है, 12वां प्रश्न है, गर्भावस्था में रक्तहीनता को रोकने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। व्हाट स्टेप्स आर टू बी टेकन टू प्रिवेंट एनीमिया इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में एनीमिया से बचने के लिए क्या करना चाहिए। यदि माता रक्तहीनता माने खून की कमी, ठीक है, गर्भावस्था माने प्रेगनेंसी में महिलाओं को खून की कमी से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तो यदि माता के आहार में लौह तत्व की कमी होगी तो वह अनीमिया या अरक्तता से पीड़ित हो जाएगी। यानी प्रेगनेंसी में माँ के आहार में, माँ के भोजन जो खाती है लेडीज, प्रेग्नेंट लेडी, वो अगर उनके भोजन में लौह तत्व की कमी होगी तो वो अनीमिया यानी खून की कमी वाली बीमारी से पीड़ित हो जाएगी। उसके रक्त में हीमोग्लोबिन का मात्रा कम हो जाएगा, क्योंकि गर्भावस्था में माता के रक्त में 25% बढ़ोतरी होती है ना।
गर्भावस्था में माँ जो होती है उसके खून में, ब्लड में 25% की बढ़ोतरी होती है, इंक्रीमेंट होती है। लोहे की कमी से माता रक्तहीनता से पीड़ित हो जाएगी। ठीक है, हमारे खुद में क्या होता है, लौह तत्व होता है, आयरन होता है, तो अगर इसकी कमी होगी तो रक्तहीनता से यानी अनीमिया से पीड़ित हो जाएगी। परिणाम स्वरूप जन्म से पूर्ण शिशु के यकृत में लोहे के भंडार नहीं हो पाएंगे। यानी कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है उसी टाइम से ही बच्चे के यकृत में लोहा का भंडार यानी आयरन का कमी हो जाएगा और बच्चा भी जन्म लेने के बाद और रक्तता से पीड़ित हो जाएगा और बच्चा जन्म के बाद भी उसको एनीमिया का बीमारी हो जाएगा, है ना। तो इसको रोकने के लिए गर्भावस्था में जब माँ होती है तो उसको हरे सब्जी, दूध, फल, आयरन से भरपूर, विटामिन से भरपूर खाद्य पदार्थ, फल सब देने चाहिए। ठीक है, मांस, मछली, अंडा, इन सब चीज़ों का सेवन करना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सब मिलना चाहिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, शिशु को स्तनपान के 2 लाभ बताइए। व्हाट आर द 2 एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग टू द चाइल्ड। बच्चा जो माँ का दूध पीता है उसका क्या लाभ होता है। माता का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार होता है, सबसे अच्छा आहार होता है, क्योंकि यह पचने में सरल होता है यानी आसानी से पच जाता है और स्वच्छ होता है यानी साफ सुथरा होता है। यह संक्रमण का कारण नहीं बनता, इससे कोई इन्फेक्शन वगैरह भी नहीं होता है। आरंभिक दूध रोग निरोधक क्षमता प्रदान करता है, यानी कि जो शुरुआती दूध होता है वो रोग निरोधक क्षमता प्रदान करता है बच्चों को, यानी बीमारी से लड़ने की इसमें शक्ति होती है माँ के दूध में, है ना। और सरलता से उपलब्ध भी होती है। यह संपूर्ण आहार है यानी एक होल फूड है। ठीक है, होल फूड है, संपूर्ण आहार है और भावात्मक सुरक्षा भी देता है। ठीक है, तो माँ का बच्चे का दूध पीना जो है बहुत ही लाभदायक होता है। अब देखो 14 नंबर क्वेश्चन है, 14वां प्रश्न है, अतिसार तथा निर्जलीकरण में क्या संबंध है, इसे किस प्रकार रोका जा सकता है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डायरिया एंड डिहाइड्रेशन, हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड। ठीक है, ये कैसे इसको रोका जा सकता है। अतिसार जो है खाद्य विषाक्तता के कारण होता है, यानी जहरीले खाद्य पदार्थ होते हैं जो उसको खा लेने से अतिसार डायरिया हो जाती है। जैसे बासी खाना खा लो तो, है ना, विषाक्तता वाला जो होता है, इसमें भोजन पचता नहीं है। डायरिया में क्या होता है, भोजन पचता नहीं तथा पहला दस्त मगर पेट में दर्द भी होता है। ठीक है, दस्त के साथ पेट में दर्द भी होता है। दस्त के कारण शरीर का जलीय अंश काफी मात्रा से बाहर निकल जाता है, माने लूज मोशन जो होता है, दस्त होता है डायरिया, उससे क्या होता है शरीर का बहुत सारा पानी जो है बाहर निकल जाता है, जिससे कि निर्जलीकरण यानी पानी की कमी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिहाइड्रेशन, है ना। बार बार टॉयलेट जाने से क्या होगा, बहुत सारा जल का मात्रा जो है बॉडी से निकल जाता है, जिससे कि निर्जलीकरण यानी पानी की कमी हो जाती है शरीर में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिहाइड्रेशन। इसकी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बच्चे में निर्जलीकरण की स्थिति को रोकने के लिए, यानी बच्चे के शरीर में पानी की कमी की स्थिति को रोकने के लिए ORS का नाम तो आप लोग सुने होंगे, पिए ही होंगे, है ना। ORS जीवन रक्षक घोल बनाकर देना चाहिए। हम लोग घर में भी बना सकते हैं और इसका पैकेट भी मिलता है ना। घर पे कैसे बनाते हैं, चीनी नमक का घोल, इजी है। और ये बाजार से बना हुआ लिया जा सकता है, या घर पर भी उबले हुए पानी में 1 चुटकी नमक और 1 चम्मच चीनी डालकर भी बनाया जा सकता है। ठीक है, एक तो घर पे भी बना सकते हैं, दूसरा हम लोग बाहर से भी खरीद सकते हैं बाजार से। घर पे बनाने के लिए उबले हुए पानी में, मतलब उबला हुआ पानी को ठंडा करके उसमें 1 चुटकी नमक और 1 चम्मच चीनी डालकर भी इसको ORS को बनाया जा सकता है। और डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए बच्चे को भरपूर मात्रा में तरल पदार्थ, लिक्विड देना चाहिए, जैसे कि शिकंजी यानी शरबत, लस्सी, छाछ, हल्की चाय, ठीक है, रयल पानी, चावल का माड़ या फटे दूध का पानी थोड़ी थोड़ी देर में देते रहना चाहिए। अब देखो 15वां नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर, सामाजिकता की क्या क्या गुण है। व्हाट आर द सोशल ट्रेट्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट जो होता है, सामाजिक विकास, इसके क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, सामाजिक विकास का क्या अर्थ है पहले ये जानिए। सामाजिक विकास का अर्थ है जिस समाज में बच्चा रहता है उस समाज के अनुसार अपने व्यवहार को ढालने की बच्चे की क्षमता। ठीक है, सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट का क्या अर्थ है कि बच्चा जो इस समाज में रहता है उस समाज के हिसाब से, उसके अनुसार अपने व्यवहार को, बिहेवियर को उस पर ढालने की बच्चे की जो क्षमता होती है, उसी को सामाजिक विकास कहते हैं। सामाजिक विकास से ही समाजीकरण आरंभ होता है। ठीक है, सामाजिक विकास से ही माने सोशल डेवलपमेंट से ही समाजीकरण शुरू होता है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है
सोशल डेवलपमेंट जो है वो प्रक्रिया है जिसमें बच्चा खाना, बोलना, खेलना ये सब सीखता है। इसका अर्थ अपने समूह के साथ अच्छा व्यवहार करना भी है ना, वेल बिहेवियर भी है। क्रीड़ा मैंने खेलना समाजीकरण का एक आवश्यक अंग है। खेलकूद, विकलांग बच्चे अधिकतर अपने आप को ऐसे सामूहिक कार्यक्रमों से अलग पाते हैं। ऐसे ग्रुप एक्टिविटीज जो है इससे विकलांग बच्चे जो होते हैं अपाहिज, वो लोग अपने आप को अलग थलग पाते हैं। ऐसा भेदभाव से बच्चों के समाजीकरण पर कुप्रभाव पड़ता है। ये जो भेदभाव होता है इससे बच्चों की जो समाजीकरण की प्रक्रिया है उसमें खराब असर पड़ता है। इससे बच्चा निराश हो जाता है, खिन्न यानी गुस्सा रहने लगता है तथा स्वयं को उपेक्षित महसूस करता है, यानी अन्य लोगों से अपने आप को कम महसूस करना है ना, कम महसूस करता है। सामाजिक भेदभाव या फिर लांछन जो होते हैं वो बच्चे के सामूहिक व्यवहार में विघ्न उत्पन्न करते हैं। बच्चा का जो सामूहिक व्यवहार होता है उसमें मुश्किल पैदा करती है। ठीक है, माता पिता तथा मित्रों की दया दृष्टि के कारण बच्चे का आत्मसम्मान क्षीण हो जाता है। माता पिता की तथा मित्रों की दया दृष्टि के कारण बच्चे का जो आत्मसम्मान है वो क्षीण हो जाता है। सामाजिक मत जैसे विकलांग मस्तिष्क विकलांग शरीर की देन है। ठीक है, समाज का क्या मत है, क्या मानना है कि जैसे विकलांग मस्तिष्क यानी विकलांग जो दिमाग है, अपाहिज शरीर की देन है, विकलांग शरीर की देन है, बच्चे के स्वरूप को चोट पहुंचाते हैं। बच्चा खिन्न हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। ऐसे ही बच्चे अधिकतर उग्र व जिद्दी स्वभाव के होते हैं। ठीक है, ऐसे ही बच्चे जिससे भेदभाव किया जाता है बचपन से वो लोग ज्यादा जिद्दी स्वभाव के हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं। ठीक है, स्वतंत्र तथा स्वावलंबी बनाने के लिए विकलांग बच्चों को स्वतंत्र तथा स्वावलंबी यानी इंडिपेंडेंट बनाने के लिए विकलांग बच्चों को स्नेह, सौहार्द तथा उच्च प्रशिक्षण यानी हाई एजुकेशन की आवश्यकता होती है। समाज इन गुणों को विकसित करना चाहिए। ठीक है, समाज को इन गुणों को विकसित करना चाहिए। अब देखो 16वां प्रश्न है 16 नंबर क्वेश्चन। बालकों के संवेगों की विशेषता बताइए। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्ड्स इमोशन। बच्चों का जो इमोशंस होता है, संवेग होता है, उसका विशेषता कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहले तो संवेगों के प्रकार समझिए, टाइप्स ऑफ इमोशंस। व्यक्ति के व्यवहार में किसी न किसी अंश में संवेग अवश्य विद्यमान होते हैं, यानी इंसान जो होता है, व्यक्ति जो होता है, उसके बिहेवियर में, व्यवहार में किसी न किसी हिस्से में इमोशंस जो है वो जरूर मौजूद होता है। जिस प्रकार सुगंध दिखाई न देने पर भी फूल में विद्यमान रहती है, फूल में कभी सुगंध जो है, उसकी खुशबू है वो दिखाई तो नहीं देती लेकिन फिर भी है उसमें, है ना। ठीक उसी तरह हमारे व्यवहार में भी संवेग व्याप्त होते हैं। हमारे बिहेवियर में इमोशंस होते, दिखते नहीं है लेकिन होते हैं, रहते हैं। ठीक है, संवेग बच्चे की प्रसन्नता को बढ़ाने के साथ साथ उसकी क्रियाशीलता को भी बढ़ाते हैं। इमोशंस जो है वो बच्चे की खुशी को बढ़ाने के साथ साथ उसकी एक्टिविटी को भी बढ़ाते हैं। विभिन्न संवेगों को यानी वेरियस जो अलग अलग जो इमोशंस होते हैं उनको दो वर्गों में बांटा गया है, दो क्लास में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला है दुखद संवेग, दूसरा है सुखद संवेग। ठीक है, अनप्लेजेंट इमोशंस पहला है दुखद संवेग और दूसरा है सुखद संवेग यानी प्लेजेंट इमोशंस। अनप्लेजेंट इमोशंस यानी दुखद संवेग जो है उसमें क्रोध, भय, ईर्ष्या आदि शामिल होता है। ठीक है, और दूसरा जो सुखद संवेग है प्लेजेंट इमोशन, इसमें हर्ष, स्नेह, जिज्ञासा यानी जानने की लालच, ये सब इसमें शामिल होता है। ठीक है, तो दुखद संवेग में जो है क्रोध, भय, ईर्ष्या ये सब के बारे में जानिए कि क्रोध क्या है, एंगर। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है क्रोध से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो समझिए इसको, देखिए ध्यान से। शैशव काल में प्रदर्शित होने वाले सामान्य संवेगों में क्रोध सर्व प्रमुख है, क्योंकि शिशु के पर्यावरण में क्रोध करने वाले उद्दीपन होते हैं। शिशु जो है उसके नेचर में क्रोध करने वाले उद्दीपन मौजूद होते हैं, इसलिए शैशव काल में प्रदर्शित होने वाले मतलब दिखने वाले सामान्य संवेग जो होते हैं, जनरल इमोशंस जो होते हैं, उसमें सबसे प्रमुख होता है क्रोध। शिशु को बहुत जल्दी ये मालूम हो जाता है कि दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए या फिर अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए जोर से रोकर, चीखकर, चिल्लाकर अपना क्रोध प्रकट करना सबसे आसान तरीका है। ठीक है, तो बच्चा लोग क्या करता है, उन लोग को मालूम रहता है कि हम लोग रोएंगे तो उन लोग को गोदी में ले लेगा फट से, या मेरा बात मानेगा, जो हमको चाहिए वो दे देगा। ठीक है, तो बच्चा लोग क्या करता है, वो लोग दूसरे का ध्यान आकर्षित करने के लिए, दूसरे का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए या फिर अपना इच्छा पूर्ति के लिए रोता है, चिल्लाता है ना, और अपना गुस्सा दिखाता है। ये इसके लिए सबसे आसान तरीका है अपना बात मनवाने का। यही कारण है कि शिशु केवल भूख या प्यास लगने पर ही नहीं रोता, अपितु
जब वह चाहता है कि उसकी माता उसे गोद में उठाए तब भी जोर जोर से रोता है ना। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तब वो अपने कार्य में बाधा डालने के परिणाम स्वरूप भी गुस्सा करने लगता है। जैसे थोड़ा बच्चा बड़ा होने लगता है, क्या होता है, वो कुछ काम कर रहा है, उसको टोक दो तो क्या होता है, वो गुस्सा करने लगता है। जैसे जब वो खिलौनों से खेलना चाहता है उस समय उसे कपड़े पहनाना, उसे कमरे में अकेला छोड़ देना, उसकी इच्छा की पूर्ति ना करना आदि, इन सब चीज़ों पर वो गुस्सा होता है। ठीक है, अगर वो खिलौना से खेलना चाह रहा समय उसको पकड़ के कपड़ा पहनाओ, चिल्लाना चालू कर देगा, रोना चालू कर देगा बच्चा। और अगर उसे कमरा में अकेले छोड़ दो, रूम में अकेले छोड़ कर हट जाओ तब भी वो रोएगा, चिल्लाएगा। या फिर उसका इच्छा के अनुसार कोई काम ना करो तब भी वो रोएगा, चिल्लाएगा, गुस्सा दिखाएगा। ठीक है, तो प्रायः हमेशा सभी बच्चों के गुस्सा होने का कारण अलग अलग हो सकता है, लेकिन गुस्सा होने पर सभी एक जैसा व्यवहार करते हैं, जैसे कि रोना, चीखना, हाथ पैर पटकना, अपनी सांस रोक लेना। देखते हो कोई कोई बच्चा सांस रोक लेता है रोते रोते। तो हर बच्चा का गुस्सा दिखाने का अलग तरीका होता है, या जमीन पर लेट जाना, पहुँच के अंदर जो भी चीज़ हो उसे उठाकर फेंकना, या फिर ठोकर मारना आदि। दुखद संवेगों में से एक संवेग भय भी है, फियर। क्रोध के विपरीत यानी गुस्सा के उल्टा शिशु में भय पैदा करने वाले उद्दीपन अपेक्षाकृत कम होते हैं। जो बच्चे होते हैं उसमें क्रोध ज़्यादा होता है, लेकिन भय जो है, डर कम होता है। बच्चे शैशवावस्था में शिशु प्राय निम्न स्थितियों में डरता है। शिशु काल में जब से बच्चा शिशु होता है तो कौन से कारण से डरता है? अंधेरे कमरे से डरता है, ऊंचे कमरे से डरता है, ऊंची जगह पे ऊंचे स्थान पर डरता है, तेज शोर करो तो डरता है, दर्द से डरता है, अपरिचित लोग व जगह आदि से डरता है। ठीक है, अनजान लोगों के पास जाने से डरता है, जगह में जाने से डरता है, जानवर ये सबसे डरता है। तीसरा इमोशन है दुखद संवेग का, अनप्लेजेंट इमोशंस का तीसरा इमोशन है ईर्ष्या, जेलेसी। ईर्ष्या माने चिढ़ होता है ना, चिढ़ता है ना जो आदमी एक दूसरे से, जलन होता है। तो ईर्ष्या का अर्थ है किसी के प्रति गुस्से से भरा विरोध करना। ठीक है, गुस्से से भरा विरोध करना। ईर्ष्या प्रायः हमेशा सामाजिक स्थितियों द्वारा उत्पन्न होती है। ईर्ष्या कैसे उत्पन्न होती है? सामाजिक स्थितियों के द्वारा। जब परिवार में नया शिशु आता है तब छोटे बच्चे में उस शिशु के प्रति ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाता है ना। बच्चा चिढ़ने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके माता पिता जो पहले केवल उसी से प्यार करते थे उस शिशु से भी प्यार करने लगेंगे, यानी उसका प्यार बढ़ जाएगा, इसलिए वो जेलस करने लगता है, ईर्ष्या करने लगता है। इमोशंस का जो सेकेंड टाइप है सुखद संवेग। संवेगों का जो दूसरा प्रकार है सुखद संवेग यानी प्लेजेंट इमोशंस। उसमें हर्ष का अर्थ है खुशी अथवा प्रसन्नता। सभी बच्चे अपनी खुशी मुस्कुराकर हंसकर प्रकट करते हैं। इस आयु में बच्चा जो है हंसने के साथ साथ बाहों और टांगों को भी हिलाता है। बच्चा जितना अधिक खुश होता है, जितना ज्यादा खुश होता है, उतनी अधिक उसकी शारीरिक गतियां होती है ना, फिजिकली मूवमेंट उसका उतना ही ज्यादा होता है। 1.5 साल का बच्चा जो 1.5 वर्ष का बच्चा अपनी चेष्टाओं पर मुस्कुराता है। ठीक है, और 2 वर्ष का होने पर वह दूसरों के साथ मिलकर हंसने लगता है। जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी। स्नेह जिसे इंग्लिश में कहते हैं अफेक्शन। बच्चे में लोगों के प्रति स्नेह की अनुग्रह धीरे धीरे विकसित होती है। जैसे लोगों के पास वो बहुत धीरे धीरे जाता है। बच्चे का किसी के प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होकर उसकी गोद में आने का प्रयास से दिखाई देता है ना। अगर बच्चा किसी से स्नेह कर रहा है, प्यार दिखा रहा है, तो कैसे दिखाता है? वो उसके तरफ अट्रैक्ट होकर उसके गोद में जाने का कोशिश करता है ना। फिर देखो जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। जन्म के 2-3 माह के पश्चात यानी 2-3 महीने का जब बच्चा हो जाता है तक शिशु की आंखों का समन्वय भली भांति विकसित नहीं होता है। वो उसका आंखों का समन्वय जो है भली भांति अच्छे से विकसित डेवलप नहीं होता है। उसका ध्यान केवल तीव्र उद्दीपन से ही आकर्षित होता है। लेकिन आयु में वृद्धि यानी उम्र बढ़ने के साथ साथ जैसे ही शिशु साफ साफ और अलग अलग देख सकता है वैसे ही कोई भी नई या असाधारण बात से आकर्षित हो जाता है, बशर्ते उसका नयापन इतना अधिक ना हो जिससे कि भय पैदा हो जाए। नई चीजों से बच्चा आकर्षित तो होता है लेकिन उसका नयापन इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए जिससे कि वो डर जाए। शिशु का भय कम होने के साथ उसकी जिज्ञासा बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे बच्चे में डर कम होता है तो उसकी जिज्ञासा जो है, जानने की इच्छा, वो बढ़ती जाती है। अब देखो 17 नंबर क्वेश्चन है, भाषा दोष वाले बच्चों की क्या क्या आवश्यकताएं होती है। जिन बच्चों में भाषा दोष होती है उनकी क्या जरूरत होती है। डिस्कस द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम लैंग्वेज डिफेक्ट। बच्चों में जो लैंग्वेज डिफेक्ट होता है उनका, जो बच्चे लैंग्वेज डिफेक्ट से पीड़ित होते हैं उनकी जरूरतें क्या होती है। भाषा दोष कई प्रकार के होते हैं परंतु लेकिन इनकी मुख्य आवश्यकताएं निम्न है। जैसे कि नर्सरी स्कूल में जिनमें ओष्ठ पठन लिप रीडिंग की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।
और आंशिक बधिरता के मामले में श्रुति साधना को जन साधारण तक पहुंचाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। यानी बहरे जो होते हैं उनके मामले में श्रुति साधना को जन साधारण तक पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है। और भाषा चिन्ह, साइन लैंग्वेज मेथड का इस्तेमाल होना चाहिए। श्रव्य दृश्य विधि, ऑडियो विजुअल मेथड का इस्तेमाल होना चाहिए। श्रवण विधि, ओरल मेथड, शिक्षा विधियों का प्रयोग होना चाहिए। उनकी शिक्षा में चार्ट और नक्शे का पर्याप्त उपयोग किया जाना चाहिए। और विभिन्न श्रवण उपकरणों के कारण बधिर बच्चों को बहुत राहत मिलती है। आजकल मार्केट में एक से एक श्रवण उपकरण जो है, सुनने के जो उपकरण होते हैं, टूल्स होते हैं, बहुत सारे मौजूद है, जिससे बच्चों को बहुत राहत मिलती है। प्रेम और सौहार्द से भी इन्हें भावनात्मक सुरक्षा मिलती है। ठीक है। इमोशनल सिक्योरिटी मिलती है सौहार्द से, प्रेम से, तथा इनमें सीखने की जो उत्सुकता है जागृत होती है। आर्थिक सहायता की जानी चाहिए ऐसे बच्चों की। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 है, 18वां प्रश्न है, संक्रामक रोगों के फैलने के कारण बताइए। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज फैलने के क्या क्या कारण होते हैं। तो पहला, पानी तथा कीटाणु द्वारा फैलने वाली बीमारियों को संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है। संक्रामक रोग जो है, इन्फेक्शियस डिसीज किसको कहते हैं, जो कि पानी से और कीटाणुओं से, बैक्टीरिया से फैलता है, उसको हम लोग संक्रामक रोग, इन्फेक्शियस डिसीज कहते हैं। पानी द्वारा फैलने वाले रोग है, जैसा लिखा है, हैजा, टाइफाइड, पेचिश, दस्त, तपेदिक आदि, ये सब जो है पानी से फैलने वाले रोग है। ठीक है। और कीटाणुओं द्वारा फैलने वाले रोग क्या क्या है, बैक्टीरिया से मलेरिया, कालाजार, निभाती, प्लेग आदि। ये क्रमशः एनोफ्लिन, मच्छर, खटमल, जुआ, पिल्लू के काटने से होता है। कुछ रोग जैसे कि टाइफाइड, हैजा, अतिसार, पेचिश के रोगाणु रोगी के संपर्क में आए नल या पदार्थों के संक्रमित हो जाते हैं। ठीक है। आए नल तथा पदार्थों में संक्रमित हो जाते हैं। जब कोई स्वस्थ व्यक्ति इस रोगाणु संक्रमित जल यानी पानी अथवा खाद्य पदार्थ का प्रयोग करता है तो रोगाणु उसके शरीर में भी प्रवेश कर जाती है और उसे रोगी बना देती है। कुछ रोग जैसे कि मलेरिया हो गया, प्लेग, कालाजार, पीला बुखार आदि के रोगाणु जो है विशिष्ट प्रकार के कीटों द्वारा काटे जाने पर भी होता है ना। जो कीड़े काट लेते हैं ना कुछ खास प्रकार के, उससे भी होता है। काटे जाने पर स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर उसे रोगी बना देता है। परिधान के डिजाइन में संतुलन किस प्रकार पैदा किया जा सकता है। हाउ कैन बी बैलेंस टू बी ऑब्टेन्ड इन डिजाइन ऑफ अ ड्रेस। हाउ कैन द बैलेंस ऑब्टेन्ड इन डिजाइन ऑफ अ ड्रेस। ठीक है। एक ड्रेस के डिजाइन में बैलेंस कैसे करते हैं। किसी भी परिधान को, ड्रेस को, कपड़े को रखने पर देखने वाले की नजर जो है, दृष्टि सबसे पहले उसके रंग पर जाती है, फिर बाह्य आकृति यानी फिगर पर जाती है, अंत में परिधान जो होता है ड्रेस, उसके डिजाइन अथवा नमूने यानी सैंपल पर जाती है। परिधान डिजाइन विभिन्न रेखाओं द्वारा बनाए जाते हैं। परिधान का जो मतलब ड्रेस का जो डिजाइन है वो अलग अलग रेखाओं द्वारा बनाए जाते हैं। वस्त्रों को काट छाट कर उन पर झालर, गोटा, प्लीट, पाइपिंग, बटन, कटाई, ठीक है, तथा सिलाई आदि द्वारा विभिन्न नमूने यानी सैंपल बनाए जाते हैं। कपड़ों के, ड्रेसेस के नमूने विभिन्न रंगों के कपड़ों को जोड़कर, अलग अलग रंग के कपड़ों को जोड़कर या चेकदार, लाइनदार वस्त्रों के मैच करके भी बनाए जाते हैं। ठीक है। नमूनों को कढ़ाई यानी एम्ब्रॉयडरी, पेच यानी एप्लिक वर्क, पेंट यानी फैब्रिक पेंट, रंगों तथा छापों द्वारा भी बनाया जाता है। सभी परिधानों यानी सब ड्रेस जो होते हैं के डिजाइन रेखाओं, वक्रों, लाइन्स, कर्व्स, डिजाइन के आकार, फॉर्म, रंग, कलर, संरचना, टेक्सचर के सम्मिश्रण से ही तैयार किए जाते हैं ड्रेस, है ना। एक ड्रेस में कोई भी एक ड्रेस ले लीजिए, उसमें डिजाइन होता है। ठीक है। आड़ी तिरछी रेखाएं हो सकती है, या फिर क्या होता है उसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क हो सकता है, एप्लिक वर्क हो सकता है। तो अलग अलग चीजों का इस्तेमाल कर ड्रेस में जो है डिजाइन बनाया जाता है। एक डिजाइन में रेखाओं, डिजाइनों के आकार, रंग तथा संरचना यानी टेक्सचर के सम्मिश्रण की आवश्यकता इस प्रकार होती है कि सब मिलकर व्यवस्थित तथा सुंदर लगे। और वस्त्र के नमूनों में रेखाओं, आकार, रंग, संरचना को सुंदर लगने के लिए व्यवस्थित रखना एक कला है। इस कला के मूलभूत सिद्धांत है। संतुलन, बैलेंस। संतुलन परिधान में आकर्षण उत्पन्न कर देता है। ठीक है। बैलेंस जो डिजाइन होता है वो परिधान में या ड्रेस में अट्रैक्शन उत्पन्न कर देता है। संतुलन वस्त्र की मध्य रेखा सेंटर लाइन द्वारा रखा जाता है। गोल्डस्टीन के अनुसार बैलेंस इज कंपोजर और इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस
it is rest or repose. Balance is necessary for a sense of equilibrium, stability and permanence. This restful effect is obtained by grouping shapes and colors around a center in such a way that there is equal attraction on each side of the center. परिधान की मध्य रेखा के दोनों भागों में आकर्षण, रचना, अलंकरण लगभग समान है तो वह संतुलन औपचारिक कहलाता है। जब दोनों भागों की रचना, अलंकरण और आकर्षण में भिन्नता होती है, परिधान में संतुलन होता है, तब ऐसे परिधान में अनौपचारिक इनफॉर्मल संतुलन होता है। तो संतुलित नमूने वाले परिधान नीरस तथा एकरसता वाले होते हैं। देखो 20वां नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर, घरेलू हिसाब किताब रखने के क्या लाभ है? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कीपिंग हाउस होल्ड अकाउंट्स? परिवार चाहे किसी भी वर्ग का क्यों ना हो, यानी अमीर हो या गरीब हो, हर परिवार की यह इच्छा होती है कि उसकी आर्थिक क्षमता जो है, इकोनॉमिक पावर जो है, वो अधिक से अधिक बढ़े ताकि वो दिन प्रतिदिन की अनगिनत बढ़ती हुई भौतिक आवश्यकताओं को पूरी कर सके। हमारा आवश्यकता जो है, जरूरत दिन प्रतिदिन हर दिन बढ़ते ही जाता है, तो सब कोई चाहते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी हो जाए कि हम लोग इन जरूरतों को पूरा कर सके। जैसे रहने के लिए सुंदर घर, घूमने फिरने के लिए कार, पहनने के लिए सुंदर वस्त्र, खाने के लिए उत्तम आहार, अच्छे खाना आदि। परंतु परिवार की आय के साधन सीमित होने के कारण तथा बढ़ती हुई महंगाई के कारण इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता। यानी हमारा जो इनकम है वो बहुत ही लिमिटेड होता है ना, सीमित होता है, और महंगाई बढ़ती जाती है, तो इस कारण जरूरतें जो है वो पूरा नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसके अलावा कई बार पारिवारिक आय एवं व्यय में तालमेल स्थायी नहीं हो पाता, यानी घर का जो खर्च है और इनकम है उस पर तालमेल नहीं हो पाता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए तो ये जरूरी हो गया है कि वे ऐसे साधनों का प्रयोग करें जिससे आय बढ़ सके। जो नौकरी करते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो ऐसे कुछ रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें जिससे उनका इनकम जो है बढ़ जाए। इसलिए पारिवारिक आय की संपूर्ति की आवश्यकता पड़ती है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित है। लगातार बढ़ती महंगाई, पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए बड़ा परिवार होने के कारण परिवार का विस्तार वाले जीवन चक्र का होना, यानी परिवार का जो विस्तार होते रहता है, पहले बेटा बेटी होता है, फिर बेटा बेटी का बच्चा होता है, ऐसे करते करते परिवार बढ़ते जाता है, तो खर्च भी बढ़ते जाता है। इच्छित स्तर व्यतीत करने के लिए, यानी जिस इच्छा के अनुसार अपना जीवन जीने के लिए, सुरक्षित भविष्य के लिए, इन सब के लिए घर का घरेलू खर्चों का हिसाब किताब रखना बहुत जरूरी है। लगातार बढ़ती महंगाई, यानी दिन प्रतिदिन महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि पारिवारिक आय में वृद्धि करना आवश्यक हो गया, जरूरी हो गया कि परिवार का आय बढ़े। दैनिक जीवन में प्रयोग में लाए जाने वाले आवश्यक पदार्थों की कीमतें भी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, जैसे दाल, चावल, घी, चीनी, कपड़ा, सबका प्राइस तो बढ़ते ही जा रहा है। आम व्यक्ति के लिए जीवन बसर करना बहुत कठिन हो गया क्योंकि उसकी मासिक आय जो मंथली इनकम है इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही जितना कि चीज़ों की, वस्तुओं की कीमतें बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में पारिवारिक आय को, फैमिली इनकम को पूरा बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए भी घरेलू हिसाब किताब रखना जरूरी होता है। विभिन्न परिवार के जीवन लक्ष्य अलग अलग होते हैं ना, हर एक परिवार का अपना अलग अलग लक्ष्य होता है। जैसे किसी का उच्च शिक्षा, रहने के लिए अपना मकान, अपनी मोटर कार, अगर सबका अपना अपना अलग अलग लक्ष्य होता है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति सीमित साधनों से नहीं हो पाती है ना, लिमिटेड रिसोर्सेज से इन लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, इसलिए धन की, पैसे की जरूरत होती है। पारिवारिक आय की संपूर्ति करके ही इन, यानी कि पारिवारिक आय को बढ़ाकर इन लक्ष्यों को, पारिवारिक आय का खर्च, इनकम को बढ़ाकर ही इन लक्ष्यों को पूरा किया जा सकता है। तीसरा है बड़ा परिवार। वैसे तो आजकल बड़े परिवार कम ही होते जा रहे हैं, परंतु अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े परिवार में रहते हैं, जैसे निम्न आय वर्ग के तथा कृषि वर्ग के लोग, जो किसान होते हैं या कम इनकम वाले लोग होते हैं, वो लोग बड़े परिवार में रहते हैं। अभी भी लोग छोटे परिवार के महत्व को नहीं समझ पाए हैं, छोटा परिवार का इम्पोर्टेंस क्या है ये नहीं समझ पाए। यदि परिवार बड़ा हो तथा आमदनी कम हो तो परिवार के सदस्य को बहुत कठिनाई से जीवन जीना पड़ता है ना। बहुत बड़ा परिवार हो और इनकम बहुत कम हो तो क्या होगा, परिवार के जो मेंबर होंगे, सदस्य, उनको बहुत मुश्किल से जीवन अपना जीना पड़ता है। उनकी मूलभूत आवश्यकताएं जो होती है, बेसिक नीड्स जो होती है, वो भी पूरी नहीं हो पाती है। ऐसी अवस्था में आय की संपूर्ति करना आवश्यक हो जाता है। परिवार का घरेलू हिसाब किताब रखने का ये भी लाभ है कि परिवार का विस्तारित जीवन चक्र, पारिवारिक जीवन चक्र को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है, जैसे 25 से 30, 35 से 40, 40 से 45 और 55 के बाद की आयु। ठीक है, तो इन चारों जीवन चक्रों में सबसे ज्यादा विस्तार वाला चक्र
40 से 45 साल की आयु का है। इस अवस्था में आय की मांग सबसे अधिक होती है, यानी इनकम इस एज में बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। इसी समय बच्चों को पढ़ा लिखा कर उनको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए तैयार करने पड़ता है, और उनकी शादी ब्याह भी इसी समय कराए जाते हैं। ठीक है, 40-45 साल के जब हमारे पेरेंट्स होते हैं तो क्या होता है, उनके ऊपर बोझ होता है पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह करने का अपने बच्चों को। इसी उम्र में संपत्ति खरीदी या बनाई जाती है। ठीक है, प्रॉपर्टी जो है खरीदी बनाई जाती है। ये कारण है कि इस समय अवधि में, इस पीरियड में पारिवारिक आय की संपूर्ति करना यानी फैमिली इनकम को बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद के समय में यह मांग फिर कम हो जाती है। जब 40-45 साल के बाद, 50 साल के बाद, 45 साल के बाद जब बच्चे पढ़ लेते हैं, उनकी शादी भी आ जाता है, तो माँ बाप को उतने पैसे की ज़रूरत नहीं होती, उतनी इनकम की, है ना, जितने की उन जिम्मेदारी को निभाने के लिए होती है उस समय। देखो 5वां पॉइंट है इच्छित जीवन स्तर व्यतीत करने के लिए, यानी जो इच्छा है हमारा औसत जिंदगी जीने के लिए परिवार का प्रत्येक सदस्य चाहता है कि उसका जीवन स्तर जो है, लाइफ स्टाइल जो है वो हाई हो, है ना, लाइफ लेवल जो है, इसके लिए वो अपने घर में हर ऐसी चीज़ को जुटाना चाहता है जिससे उसे आराम भी मिले और समाज में उसका स्तर, मतलब उसका सोसाइटी में लेवल भी हाई हो। ठीक है, ऊंचा रहे। जैसे मन बहलाने के लिए रेडियो को तो जमाना चल गया, टीवी, मोबाइल, टेप रिकॉर्डर सबका तो जमाना चल गया, तो टीवी, मोबाइल जो होता है सबका ज़रूरत होता है इसका प्रयोग करना। आराम पाने के लिए समय तथा श्रम बचाओ उपयोगी यंत्रों का उपयोग, जैसे मिक्सी, है ना, ग्राइंडर, टोस्टर, रेफ्रिजरेटर, ये सब क्या है, श्रम बचाओ, यानी कि कम मेहनत करना पड़ता है, सब में मेहनत नहीं करना पड़ता उतना। इन सबको पाने के लिए अर्थात आर्थिक क्षमता को बढ़ाने के लिए पारिवारिक आय की यानी फैमिली इनकम की संपूर्ति करना, बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। सुरक्षित भविष्य के लिए जिस प्रकार वर्तमान स्थिति में जीवन निर्वाह के लिए, जीवन जीने के लिए मकान की जरूरत होती है, उसी तरह भविष्य के लिए धन की जरूरत होती है ना, पैसे की जरूरत होती है। भविष्य को तभी सुरक्षित बनाया जा सकता है जब वर्तमान अवस्था से कुछ बचत, कुछ सेविंग किया जाए। यह बचत जो है, सेविंग्स, भविष्य में आने वाली आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए, यानी अचानक जो कुछ ज़रूरत पड़ जाए उसके लिए ज़रूरी होता है। जैसे गृहस्वामी का निधन हो जाना, यानी जो गार्जियन है उसका निधन हो जाना, बच्चों का शादी ब्याह रचाना, या दुर्घटनाएं, बीमारी आदि, सब में सेविंग्स काम आते हैं। बंदी बंधाई अथवा कम आय जो होती है, कम इनकम में बचत करना तो क्या परिवार के सदस्यों का खर्चा ही पूरा नहीं हो पाता। आय में बचत करना तो क्या परिवार के सदस्यों का खर्च भी पूरा नहीं होता। इसलिए सुरक्षित भविष्य के लिए भी आय की संपूर्ति यानी आय को बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। देखो 21 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य भविष्य निधि योजना के बारे में लिखिए। क्या होता है सामान्य भविष्य निधि योजना? जनरल प्रोविडेंट फंड स्कीम। भविष्य निधि योजना जो है, ये योजना नौकरी करने वाले सभी वर्ग के कर्मचारियों के लिए, चाहे वो मजदूर हो, इंजीनियर हो या फिर मैनेजर हो, कोई भी वर्ग का हो, किसी भी क्लास का जो कर्मचारी है, एम्प्लॉय है, उसके लिए ये योजना होती है। ठीक है, तो प्रत्येक कर्मचारी अपने वेतन में से अनिवार्य रूप से राशि इस योजना में विनियोजित करता है। हर एक कर्मचारी जो एम्प्लॉय, वो कंपलसरी होता है इसको इस योजना में, प्रोविडेंट फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना। ये योजना जो है, प्रोविडेंट फंड स्कीम, भविष्य निधि योजना, 2 प्रकार की होती है। सामान्य भविष्य निधि योजना, पहला है इसका प्रकार सामान्य भविष्य निधि योजना, जनरल प्रोविडेंट फंड, और दूसरा है प्रति सहायक भविष्य निधि योजना, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो पहला जो है सामान्य भविष्य निधि योजना, जनरल प्रोविडेंट फंड, यह योजना केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए होती है, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होती है। इसमें प्रत्येक कर्मचारी अपने मूल वेतन से, यानी बेसिक जो इनका इनकम होता है, उससे कम 10% जो है, 10% प्रति माह यानी हर महीने जमा कराता है। इस योजना की अधिकतम कोई सीमा नहीं होती है ना, इसका मैक्सिमम जो है कोई लिमिटेशन नहीं होता है। यह राशि कर्मचारी के वेतन में से ही काट ली जाती है। और कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर, यानी जब कर्मचारी रिटायर होता है या वो मर जाता है किसी कारणवश, उसकी मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाती है, तब यह राशि ब्याज के साथ कर्मचारी द्वारा नामांकित व्यक्ति को दे दी जाती है। यानी कर्मचारी ने जिसे भी नॉमिनी में रखा हो, उसको ये राशि जो है अमाउंट दे दिया जाता है। ठीक है, कब? जब उसका निधन हो जाए या वो निधन हो जाने पर उसको नॉमिनी को दे दिया जाता है। ठीक है, और सेवानिवृत्त होने पर उसको खुद को दिया जाता है। इस राशि पर आयकर में भी छूट मिलती है, यानी जो जनरल प्रोविडेंट फंड की जो अमाउंट मिलती है, इस पर इनकम टैक्स में भी छूट मिलती है। दूसरा है प्रति सहायक भविष्य निधि योजना, कंट्रीब्यूटर प्रोविडेंट फंड। ये योजना गैर सरकारी
नॉन गवर्नमेंट अर्ध सरकारी जो हाफ गवर्नमेंट होता है उन सब संस्थाओं के कर्मचारियों पर लागू होता है। इस योजना में प्रत्येक कर्मचारी, हर एक जो एम्प्लॉय होता है, अपने मूल वेतन का, अपना बेसिक पेमेंट का कम से कम 8% राशि जमा कराता है। ठीक है, पहले वाला में कितना 10% जमा कराता है, और दूसरा प्रकार जो है भर्ती सहायक में कंट्रीब्यूटर प्रोविडेंट फंड में 8% जमा कराता है कम से कम, और इसके बराबर राशि संस्था के प्रबंधक भी कर्मचारी के खाते में जमा करते हैं। ठीक है, मतलब ये राशि जो जमा कराता है वो संस्था के प्रबंधक जो है कर्मचारी के खाते में जमा करा देते हैं। और कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर, यानी कि जब कर्मचारी रिटायर हो जाता है या उसका निधन हो जाता है, तो ये राशि जो है कर्मचारी या फिर कर्मचारी द्वारा नामांकित व्यक्ति को, जो कर्मचारी जिसे नॉमिनी पे रखा है उस व्यक्ति को ब्याज के साथ दे दी जाती है। इस योजना में भी कर्मचारी द्वारा जो राशि जमा की जाती है उस पर आयकर में छूट मिलती है। यानी पीएफ किसी भी प्रकार का हो, जनरल प्रोविडेंट फंड हो या फिर कंट्रीब्यूटर प्रोविडेंट फंड हो, पीएफ किसी भी प्रकार का हो, इसमें इनकम टैक्स में आयकर में छूट दिया जाता है, छूट मिलता है। ठीक है, एक 15 वर्षीय लोक भविष्य निधि 15 ईयर पब्लिक प्रोविडेंट फंड, कोई भी व्यक्ति स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रति वर्ष 100 रुपया से 20,000 रुपये तक जमा करवाकर लोक भविष्य निधि खाता खोल सकता है। यानी यह राशि जो है 15 ईयर पब्लिक प्रोविडेंट फंड खोल सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। हर साल 100 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक जमा करके ये वाला योजना जो है प्लानिंग ले सकता है स्टेट बैंक से, 15 ईयर्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो इस लोक भविष्य निधि खाता को खोलने के बाद ये राशि जमाकर्ता को 15 वर्ष तक जमा करनी पड़ती है। ठीक है, 15 साल तक ये जमा करना पड़ता है। अवधि जैसे ही समाप्त होती है जमाकर्ता को जमा राशि ब्याज सहित वापस मिल जाती है ना। जैसे ही ये 15 साल से कंप्लीट हो जाएगा इस प्लान का, तो क्या होता है, ये राशि जो है अमाउंट इंटरेस्ट के साथ, ब्याज के साथ उसको वापस मिल जाता है। इस योजना में जमा की गई राशि पर आयकर में छूट मिलती है। ठीक है, इसमें भी इनकम टैक्स में छूट मिलता है तथा ब्याज पर कोई आयकर नहीं लगता, और इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है ब्याज, इस पर भी कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। देखो 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है, जल की उपयोगिता पर एक टिप्पणी लिखे। राइट अ नोट ऑन यूटिलिटी ऑफ वाटर। वाटर का क्या यूटिलिटी है, क्या इस्तेमाल है, क्या उपयोग है, वो बताना है। ठीक है, प्रत्येक प्राणी को जीवित रहने की जल की आवश्यकता होती है। पोषण तत्वों का भरपूर उपयोग करने के लिए भी सभी को जल में घुले पोषक तत्वों की जरूरत होती है। पोषण तत्वों का भरपूर उपयोग करने के लिए भी सभी को जल में घुले पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यानी जो हम लोग खाते हैं उसका भी इस्तेमाल करने के लिए जल में घुले हुए जो पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनकी बहुत ही जरूरत होती है। जल का क्या क्या महत्व है, सबसे पहला है शरीर निर्माण। हमारे शरीर का लगभग 55 से 70% नहीं, 70% भाग जो है जल से बना हुआ है। ठीक है, हमारे शरीर का लगभग 70% भाग जो है वो जल से बना हुआ है। जल एक घोलक के जैसा काम करता है। जल विभिन्न तत्वों को घुलनशील बनाने के लिए एक घोलक का कार्य करता है। जो भी हम लोग ठोस पदार्थ खाते हैं वो सबको घुलनशील करता है, घोलता है। ठीक है, ताप नियंत्रक, पसीने के रूप में जल हमारे शरीर के तापमान को बनाए रखता है। जब हमारे शरीर से पसीना निकलता है तो हमारा ताप जो है, टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल में रहता है। व्यर्थ पदार्थों का निष्कासन, जल का क्या काम है, ये व्यर्थ पदार्थों को निकाल देता है शरीर से। व्यर्थ पदार्थों को निकाल कर मूत्र के रूप में जल के द्वारा ही होता है। ठीक है, व्यर्थ पदार्थों को मूत्र के द्वारा निकाला जाता है। तो क्यों होता है, जब हम लोग जल ग्रहण करेंगे तभी हम लोग को मूत्र होगा, तभी व्यर्थ पदार्थों का निष्कासन होगा। ठीक है, तो जल का ये महत्व हो गया। फिर है जल एक रक्षक। जल एक रक्षक की तरह काम करता है। जल एक ऐसी चिकनाई है जिससे जोड़ों में गतिशीलता बनी रहती है। जल इसके अतिरिक्त शरीर के प्रत्येक भाग की बाहरी आघातों से रक्षा करता है ना। शरीर के बाहरी आघातों से रक्षा करता है जल। और पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायक होता है जल, है ना। जल क्या करता है, जल पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायक होता है, इसको ऑब्जर्व करने में। पाचक संस्थान की सभी क्रियाएं जो है, जितने काम है पाचक संस्थान की, वो सब जल की उपस्थिति में होती है ना। अगर जल नहीं होगा तो पाचन की सारी क्रियाएं नहीं हो पाएगी। जल की उपस्थिति में ही पाचक संस्थान की सभी क्रियाएं होती है। और विभिन्न पोषक तत्वों का अवशोषण तरल रूप में होता है। जो भी पोषक तत्व होते हैं जो हम लोग खाना खाते हैं, उसका पोषक तत्व जो है उसका अवशोषण जो है ऑब्जर्व कैसे होता है, तरल रूप में, लिक्विड रूप में। अतः हम कह सकते हैं कि जल हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्वेश्चन नंबर 23 थोड़ा सा दिमाग खा गया, फिर भी मैं आप लोग को समझा दूंगी। फेंका नहीं मैंने, क्योंकि ये बहुत ही काम का होगा आपका, आप लोग का बोर्ड एग्जाम में काम आएगा, तो इसलिए इसको फेंक दूं, इससे अच्छा है कि आप लोग का काम आ रहा है ना। तो भोजन पकाने, परोसने और खाने में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। यानी भोजन पकाते वक्त और परोसते वक्त, किसी को देने टाइम, या फिर खाने में
क्या क्या नियम का पालन करना चाहिए। व्हाट रूल शुड बी ऑब्जर्व वाइल कुकिंग, सर्विंग एंड ईटिंग फूड, यानी फूड जो है उसको खाते टाइम, सर्व करते टाइम और कुक करते टाइम क्या क्या रूल को ऑब्जर्व करना चाहिए। ठीक है, तो पहले है भोजन पकाने में स्वच्छता, क्लीनलीनेस इन कुकिंग। भोजन पकाते समय स्वच्छता का यानी सफाई का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। भोजन पकाने से पहले हमें हाथों को अच्छे साफ पानी से यानी स्वच्छ पानी और साबुन से धोना चाहिए। खास तौर पे शौचालय जाने, धूल वाले डिब्बे या बर्तन आदि को पकड़ने, नाक साफ करने, बालों में खुजली या शरीर के दूसरे अंगों में खुजली, अन्य अंगों में खुजली करने के बाद हमें अपना हाथ जरूर धोना चाहिए। भोजन पकाने तथा परोसने वाले बर्तनों को राख से, साबुन के घोल से या फिर विम से साफ करना चाहिए, है ना। किसी भी चीज़ से अच्छे से बर्तन को साफ करना चाहिए, जैसे कि राख से, साबुन से या विम से ना, किसी भी चीज़ से अच्छे से साफ करना चाहिए बर्तनों को कभी भी मिट्टी से साफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मिट्टी में रोगाणु होते हैं। कभी कभी प्रयोग आने वाले उपकरण जैसे कि कद्दूकस, छलनी आदि का प्रयोग करके उसी समय साफ कर देना चाहिए, अन्यथा इसमें रोगाणु अपना घर बना लेते हैं। देखते हो ना, कभी कभी हम लोग कद्दूकस को धोते नहीं है तो क्या होता है, काला काला उसमें बन जाता है, वो रोगाणु होता है। ठीक है, और छलनी आदि जब भी इसका प्रयोग करें तो उसे तुरंत साफ कर देना चाहिए, नहीं तो इसमें रोगाणु अपना घर बना लेता है। ठीक है, रोग का जो अणु होता है, कीटाणु, वो अपना घर बना लेता है और हम लोग बीमार होते हैं, फिर उसका दोबारा इस्तेमाल करते हैं। तो गंदा छलनी या फिर कद्दूकस का। और परोसने वाले बर्तनों को ऐसे पकड़ना चाहिए कि भोजन से संपर्क में आने वाली सतह पर हाथ ना लगे। ठीक है, जब भोजन परोसते हैं तो हम लोग को ऐसे पकड़ना चाहिए कि भोजन में हमारा हाथ ना लगे। दाल, चावल, सब्जी तथा फल आदि को धोने के लिए केवल स्वच्छ जल का ही प्रयोग करना चाहिए। कुछ भी पकाने के लिए हम लोग धो रहे, दाल, चावल, सब्जी या फल, कुछ भी खाने पकाने के लिए धोते हैं तो हमेशा साफ पानी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। गंदे पानी से धोने से संभव है, ये पॉसिबल है कि हम इन्हें और दूषित कर दे और गंदा कर दे, है ना। पकाने के लिए भी सदैव स्वच्छ जल का ही प्रयोग करना चाहिए। जब हम लोग खाना बनाते हैं तो उसमें पानी की जरूरत पड़ती है, तो साफ पानी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। झाड़ा आदि प्रतिदिन साबुन से धोने चाहिए, यानी कि जो किचन साफ करने के कपड़े वगैरह है वो साबुन से हमेशा धोना चाहिए हर दिन। और सब्जियां धोकर पकाना चाहिए। भोजन को ढक कर रखना चाहिए, जिससे मक्खी मच्छर से सुरक्षित रहे, चींटी वीटी कॉकरोच सबसे हम लोग का खाना सुरक्षित रहे। खुले भोजन में चूहे भी मुंह मार जाते हैं, इसलिए भोजन को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। भोजन परोसने में स्वच्छता, जब भोजन परोसा जाए तो उसमें स्वच्छता बरतनी चाहिए। भोजन परोसने के लिए स्वच्छ बर्तन यानी साफ बर्तन तथा स्वच्छ स्थान यानी अच्छा साफ जगह का प्रयोग करना चाहिए। सफाई से परोसा गया भोजन जो है वो सुरक्षित होता है, साथ साथ आकर्षक भी होता है, अट्रैक्टिव भी दिखता है ना। और भोजन को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। भोजन खाते समय स्वच्छता भी बरतनी चाहिए। भोजन खाने से पूर्व हमें साबुन तथा पानी से हाथ धोना चाहिए, है ना। भोजन करने से पहले, जब भी हम लोग भोजन करें तो हमें सबसे पहले साबुन और पानी से हाथ धोना चाहिए। नोटों तथा सिक्कों को छूकर अधिकांश लोग बिना किसी हिचकिचाहट के खाना खाते हैं। ठीक है, नोट जो है उसका बहुत वैल्यू है लाइफ में, बहुत ही महत्व रखता है सिक्का, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको छुए और खाना खा लिए। इसको छूने के बाद हमें हाथ धो लेना चाहिए। बिना हिचकिचाहट के खाना खाते हैं जब लोग तो बीमार होते हैं। नोटों तथा सिक्कों को छूकर अधिकांश लोग बिना किसी हिचकिचाहट के खाना खाते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं होता कि उनमें असंख्य रोगाणु होते हैं। भोजन खा चुकने के बाद भी हाथ धोकर कुल्ला करना चाहिए, मतलब भोजन खा ले उसके बाद भी हम लोग को हाथ धोना है, फिर कुल्ला करना है। ठीक है, तो ये सब भोजन पकाने, परोसने और खाने में इन सब नियमों का पालन करना चाहिए, तब हम लोग स्वस्थ रहते हैं और तंदुरुस्त रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, नमूने कितने प्रकार के होते हैं, इनके कौन कौन से सिद्धांत है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजाइंस, व्हाट आर इट्स प्रिंसिपल। जो डिजाइन है वो कितने प्रकार के होते हैं और इसके क्या क्या प्रिंसिपल है। ठीक है, तो भिन्न भिन्न बुनाई यानी अलग अलग बुनाई होता है, संरचना और छापों में बुने हुए कपड़े डिजाइन बनाते हैं। एकता, संतुलन, अनुपात, दबाव, लयबद्धता डिजाइन के सिद्धांत है। किसी भी परिधान को यानी कपड़े को, ड्रेस को रखने पर देखने वाले की दृष्टि जो है, किसी भी कपड़े को हम लोग कहीं रखे दिखाने के लिए, तो देखने वाला का जो नजर है, दृष्टि सबसे पहले उसके रंग पर जाती है, फिर बाह्य आकृति यानी इसके फिगर की ओर जाती है, और आखिर में परिधान के डिजाइन यानी ड्रेस का जो डिजाइन है या नमूना है उस पर जाती है। परिधान जो है ड्रेस, उस पर डिजाइन विभिन्न रेखाओं द्वारा बनाए जाते हैं, अलग अलग रेखाओं द्वारा। वस्त्रों को काट छाट कर उन पर छाल, गोटा, प्लीट, पाइपिंग, बटन, कटाई तथा सिलाई इत्यादि द्वारा विभिन्न नमूने बनाए जाते हैं ना, अलग अलग सैंपल बनाए जाते हैं।
नमूने जो है सैंपल विभिन्न रंगों के कपड़ों को जोड़कर, अलग अलग रंगों के कपड़ों को जोड़कर या चेकदार लाइनदार वस्त्रों को मैच करके भी बनाए जाते हैं। नमूनों को यानी सैंपल्स को कढ़ाई यानी इंग्लिश में जिसे कहते हैं एम्ब्रॉयडरी, पेज यानी एप्लिक वर्क, पेंट, फैब्रिक पेंट, रंगों तथा चापों द्वारा भी बनाया जाता है। तो ये हो गया आप लोग का 2010 का क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरे चैनल पर आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप लोग मुझसे जुड़े रहें। और कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।